नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 9 का इतिहास में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पहला भाग में है सामाजिक परिवर्तन का युग। तो पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा और फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। तो छात्रों, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज जो है मोटे तौर पर जो स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था और समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद जो है इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा और यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, तो इस पर चर्चा छिड़ गई। और भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और भी जो है बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े और आगे चलकर जो है उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को जो एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी बहुत सारे लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे और सवाल जो है इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग जो है बदलाव के लिए तैयार तो थे, लेकिन वो चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो और एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी थे या आमूल परिवर्तनवादी जिसे रेडिकल कहा जाता है, इन समाधानों के पक्ष में थे। तो उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, तो राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। तो यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन परिवर्तनों का अर्थ जो है हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। तो इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ परिवर्तन राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने जो है परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। तो इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया और रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद की 20वीं शताब्दी का जो है स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। तो छात्रों, यहाँ जो है 3 पॉइंट दिया गया। देखिए, पहला है उदारवादी, दूसरा में रेडिकल और तीसरा में है रूढ़िवादी। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का जो है सम्मान और जगह मिले। तो शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था और ब्रिटेन की सरकार जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह जो है वंश आधारित शासकों की जो है अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि जो सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो यह समूह जो है प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुशासन और शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। तो इसके विपरीत जो है ठीक इसका उल्टा जो था वो था रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे। रेडिकल लोग जो
देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो और इनमें से बहुत सारे लोग जो है महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोग के पास जो है संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। इसके बाद है रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में जो है रूढ़िवादी आम तौर पर जो है परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। तो छात्रों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुए राजनीतिक उथल पुथल के दौरान जो है सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच जो है काफ़ी टकराव हुए और 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। इसके बाद है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन बदलाव। तो ये राजनीति रुझान एक नए युग का घोतक था और ये दौर जो है गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी और औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में लाकर रख दिया था। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी कम मिलता था। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में जो है गिरावट आ रही थी। छात्रों, ये देखिए चित्र में दिखाया गया गरीब लोगों को चित्र दिखाया गया है किस प्रकार जो है 19वीं सदी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति का दृष्टि से देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये हेनरी मेयू लंदन लेबर एंड लंदन पुअर का जो है 1861 का जो ये चित्र दिखाया गया है। तो इस प्रकार देखते हैं कि बेरोजगारी और भी बढ़ती जा रही थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी बड़ी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग जो है सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। जितना भी कारखाना था सब जो है कंपनी के मालिक थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ जो है बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ किया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में जो उसका गहरा विश्वास था और उसकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक का काम जो है करने का मौका मिल जाएगा तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंदी हो गए थे। तो इस प्रकार यूरोप में 1815 में जो है जिस तरह की सरकारें बनी उनसे जो है छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल जो है आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे ही लोग जो है क्रांतिकारी हो गए और राजाओं को तख्ता पलट का प्रयास करने लगे।
राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। और 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैत्सिनी ने जो है यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। यूरोप में समाजवाद का आना, समाज के पुनर्गठन की संभावना सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक जो है यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ जो है बहुत सारे लोगों का जो ध्यान आकर्षित हो रहा था और समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर जो है निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उसका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है और वे ऐसा क्यों चाहते थे। उसका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास जो संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी जो है व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह जो है उसके बारे में नहीं सोचता, उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह पर ध्यान दिया जा सकता है। और समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, तो समाजवादी समाज का जो आधार क्या होगा। तो समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी और कुछ समाजवादियों को जो है कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन जो है 1771 से 1858 ने जो है इंडिया अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से जो है एक नए तरह का जो है समुदाय की रचना का प्रयास किया। और जो है कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहल कदमी के बारे में जो है बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। यह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। और उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक जो है 1882 में जो है चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह जो है सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। और कोऑपरेटिव ऐसे ही लोगों के जो है समूह थे जो मिलकर एक जो है चीज़ें बचाते थे और मुनाफे और प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिस्से के आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स जो है 1818 से लेकर 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 में जो है इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। और मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज जो पूंजीवादी समाज है और फैक्ट्रियों में लोग लगी पूंजी पर जो है पूंजीपतियों का जो स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होती है। और मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक कि निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचयन करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति सुधार नहीं हो सकता है। और अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों की जो पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। और मार्क्स का जो है विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का जो समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण को स्वामित्व रहेगा। और उन्होंने जो है भविष्य के इस समाज को कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया गया। और मार्क्स को जो विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अत्यंत मजदूरों को की ही होगी और उसकी राय में कम्युनिस्ट समाज की जो है भविष्य का समाज होगा। तो इस प्रकार समाज के लिए समर्थन 1870 में जो के दशक में जो है आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। और अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए जो है समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भी जो है बना ली थी। और इस तरह इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति को सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था।
और संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने जो है कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए जो आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। और इस तरह जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है एक साथ इन संगठनों में जो काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में जो है वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 में तक जो है ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने जो लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। और फ्रांस में भी जो है सोशलिस्ट पार्टी का नाम भी ऐसी एक पार्टी था जिसका गठन किया गया था। लेकिन 1914 तक जो यूरोप के समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए और संसदीय राजनीति में जो है उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जो है जीतते रहे और उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई। मगर सरकारों में जो रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। छात्रों, ये देखिए एक रूस का क्रांति का जो एक चित्र दिखाया गया है। तो छात्रों, अगले वीडियो में फिर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का जो है दूसरा भाग लेके आएंगे। धन्यवाद।